Hello, my dear students. Today, myself Ayushi Agarwal. I am here with class 10th Mathematics, Chapter 1, Real Number, Extra Questions, Hot Questions with complete solution and explanation. आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट with question number 1. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or of the form 3m plus 1 for some integer n. Okay? So, आपको इसमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके आपको बताना है कि जो भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म का होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा. फॉर एनी इंटीजर m यू कैन टेक एनी इंटीजर m और ऑलवेज यू विल गेट आंसर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1. सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, हमने लेट करेंगे लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर. सो अगर कोई भी ए पॉजिटिव इंटीजर है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने क्या पढ़ा है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम भी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. सो अगर आपने b की वैल्यू को 3 लेट किया कि लेट b इज इक्वल टू 3 एंड r विच r इज व्हाट, r इज द रिमाइंडर. सो रिमाइंडर कुड बी देन 0 1 और 2. सो क्या हो जाएगा, अगर आप ये b की जगह 3 और r की जगह 0 1 और 2 अगर हम पुट करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट इधर 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. सो अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि वी हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो स्क्वायर करेंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का. पहला हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 3q. उसका स्क्वायर कितना होता है, 9q स्क्वायर. अगर आप उसको और सिंप्लीफाई करोगे तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी वो 3 के मल्टीपल की फॉर्म में आ गया. ऐसे ही हमारा जो दूसरा इंटीजर है 3q प्लस 1, उसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसको हमने फाइंड आउट किया तो वो हमारा अगेन 3p प्लस 1 की फॉर्म में आ गया. ऐसे ही हमारा थर्ड स्क्वायर है 3q प्लस 2, उसको हमने स्क्वायर किया और उसको सॉल्व किया तो ये भी हमारा 3p प्लस 1 की फॉर्म में आ गया. यानी हमने तीनों में केस में क्या देखा कि हमारा जो नंबर है या तो 3p की फॉर्म का आ रहा है या फिर 3p प्लस 1 की फॉर्म का आ रहा है. ठीक है. सो आपका ये जो क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपके जितने भी नंबर्स हैं अगर आप उनके जितने भी इंटीजर्स हैं उनके अगर आप स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m की फॉर्म के आएंगे या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म के आएंगे. वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये वाला पोर्शन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके एग्जाम के आपके सिलेबस से कट हो चुका है. स्टिल एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए कि एक जनरल नॉलेज या फिर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कहीं एमसीक्यू में या कहीं पे भी आप बाहर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the HCF of 657 and 963 is expressible in the form of this, then find x. अगर जो 657 और 963 दो नंबर्स दिए हुए हैं अगर उनका HCF अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो we have to find the value of x. So again you will use Euclid division lemma here, a is equal to bq plus r. अब आप पहले HCF फाइंड आउट करेंगे. हमने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमने HCF फाइंड आउट किया है. तो कैसे HCF फाइंड आउट किया हमने, वही जैसे हम करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से. 963 में 657 दो नंबर दिए हुए हैं, उसको आपने इस मेथड से सॉल्व किया तो आपका जो HCF आया वो क्या आया यहाँ पे 9. सो दिस नंबर 9 इज द HCF ऑफ 657 एंड 963. अब आपको 9 को आपका जो HCF आया उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हमने लिख लिया कि 9 जो है वो इसके इक्वल है जो हमें गिवन है. आपने को x की वैल्यू निकालनी है तो आपने इसको सॉल्व किया, 9 इज इक्वल टू ये रख दिया, x का टर्म को इधर रहने दिया, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले आए तो हमारी इससे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 22.
This is a different question, and you should know about this question, and you should also know how to solve this question. आपको HCF निकालना, LCM निकालना जरूर आना चाहिए। HCF LCM निकालने को एग्जाम में आता ही है। अगर बाई चांस कोई बच्चे के पास स्टैंडर्ड मैथ्स है और वो कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चन वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, express the GCD of 48 and 18 as a linear combination. GCD you know very well, HCF ही होता है GCD भी। इसमें भी हमने पहले क्या किया, 48 और 18 का HCF निकाला। सो HCF of 48 and 18 is 6। HCF of 48 and 18 is 6। अब आपको क्या करना है, 6 को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है 48 और 18 को लेके। तो कैसे लिखेंगे, आपने 6 यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वहाँ से हम उल्टा जाना चालू कर देते हैं। हमारा देखिए, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, आप 18 माइनस 12 लिख सकते हैं 6 को, क्योंकि 18 माइनस 12 इज 6। अब 18 माइनस 12 इंटू 1 कर दिया मैंने। 12 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से देखिए हमने 12 की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट स्टेप से मैंने 12 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद सॉल्व किया, सॉल्व करके 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 48 इंटू 1, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 इंटू 2। नाउ यहाँ पे भी 18 है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी 18 है, यहाँ से कॉमन लिया तो आ गया 18 इंटू 3 और माइनस 48 इंटू 1। तो देखिए जो आपका 6 है वो आपका 18 और 48 के टर्म्स में आ गया। हमारे पास 18 भी है और 48 भी है। अब 18 के साथ क्या नंबर है, 3, और 48 के साथ क्या नंबर है, -1। सो यानी हमारी x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई -1। बट क्या ये जो हमने एक्सप्रेस किया है 48 और 18 को एज अ GCD, क्या ये ओनली वे है, क्या हमेशा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 ही आएगी अगर हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो। सो फॉर दिस आई हैव डन ऑल्सो दिस, ये समझाने के लिए मैंने ये भी लिखा है यहाँ पे कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी 6 को ब्रेक किया है इस तरह से। 6 को ब्रेक किया, सॉल्व किया, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा लास्ट स्टेप में 18 और 48 आ रहा है, और 18 के मल्टीपल में 51 आ रहा है, 48 के मल्टीपल में -19 आ रहा है। और अगर आप इस पूरे स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू 6 ही आएगा। सो देखिए यहाँ पे हमारा x की वैल्यू 51 है और y की वैल्यू -19 है। इट मीन्स व्हाट, कि जो वैल्यू होती है x और y की, जब भी हम किसी भी दो नंबर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करते हैं तो जो x और y की वैल्यू होती है वो यूनिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन तो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। Find the largest possible positive integer that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15. सो इसको टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, पहले जो रिमाइंडर्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जो भी रिमाइंडर्स दिए उनको सब्ट्रैक्ट करके न्यू नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, और न्यू नंबर्स फाइंड आउट करने के बाद उनका सिंपल HCF निकाल दीजिए। सो जो भी उनका HCF होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। सो हमें वो लीस्ट नंबर बताना है जो कि 1 से 10 के बीच के जितने नंबर हैं सबसे डिविजिबल होता हो। सो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स लिख लिए, 2 से लेके 9 तक, ठीक है। 2 से लेके 9 तक के बीच के सारे नंबर्स लिखने के बाद आप उसका LCM निकाल देंगे। तो 2 से 9 तक के सारे नंबर्स लिखने के बाद आपने उनका LCM निकाला। सो दिस इज 2520, यानी 1 से लेके 10 तक के जितने नंबर्स हैं वो सब इस नंबर को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। The set of mathematics, physics and physical education books have to be stacked in such a way so that all the books are stored topic wise. The number of mathematics, physics and physical education books are given. मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन की बुक्स दी हुई हैं और आपको पूछा गया है हमें इन्हें स्टैक्स में लगाना है टॉपिक वाइज। तो कितने स्टैक्स हमें ईच बुक के लगाने होंगे, अगर हमें सारी बुक हमारी सेम थिकनेस की हैं और बुक में कोई भी चेंजेस कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 14, 18 और 22 का पहले आपने HCF निकाला तो यू विल गेट 2, यानी 2 बुक्स होंगी हमारी हर स्टैक में। हर रो में बुक कितनी होंगी, 2। अब मैथ्स की बुक के कितने स्टैक्स हो जाएंगे, 14 बुक्स हैं, 2 2 बुक लगाएंगे तो 7 स्टैक्स हो जाएंगे। फिजिक्स की बुक के कितने स्टैक्स हो जाएंगे, 18 बुक्स हैं, 2 2 बुक लगाएंगे तो 9 स्टैक्स हो जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन की बुक के कितने स्टैक्स हो जाएंगे, 22 बुक्स हैं और 2 स्टैक्स आपको लगाने हैं।
तो एक बुक में 2 स्टैक्स है तो कितने स्टैक्स हो जाएंगे? 11। ओके, नाउ राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये तो हमारा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारा क्या होता है? 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2। कई बच्चे अगर गलती करते हैं, कॉम्पोजिट नंबर तो लिख देते हैं 2, प्राइम नंबर लिख देते हैं 1, सो गलत हो जाता है आंसर। एंड एचसीएफ विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूव करना है √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, आप जानते हैं 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस इसको आप लेट कीजिए एक रेशनल नंबर के इक्वल, फिर एक साइड रूट वाला नंबर लेके बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाइए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए आपका एक साइड रूट वाला नंबर रहेगा और बाकी अदर साइड आपका एक इंटीजर आपको मिलेगा। अब इंटीजर को जो है हम पी बाई रैशनल नंबर मिलेगा जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा लेफ्ट साइड है उसमें तो √5 है और √5 हमारा इरेशनल है हम जानते हैं, लेकिन हमें लेफ्ट साइड में इरेशनल मिल रहा है, राइट साइड में रैशनल मिल रहा है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि ये तो दोनों इक्वल बता रखे हैं। तो इस तरह से हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आप कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, how many places of decimal the decimal expansion of 43 upon 2 की पावर 4 and 5 की पावर 3 will terminate। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये कैसे बताएंगे आप कि कितने प्लेसेस का डेसिमल होगा? इसमें देखिए आपकी 2 की पावर कितनी है? 4। 5 की पावर कितनी है? 3। आप जानते हैं 2 और 5 का होना ज़रूरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। अब हमें क्या देखना होता है कि कितनी, जो 2 की पावर है वो 4 है और 5 की पावर 3 है, तो 4 और 3 में से मैक्सिमम पावर क्या है? 4 और 3 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। सो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? कितने प्लेसेस आएंगे डेसिमल के बाद? कितने नंबर्स आएंगे? 4 नंबर्स, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √6। तो आप सिंपली √5 और √6 की वैल्यू लिख सकते हैं और उसके बीच में कोई भी नंबर आप इस तरह से 2.3, 2.31, 2.32 लिख सकते हैं और उससे आप बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा। कोई भी आप एक रैंडमली नंबर लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular field has a circumference of this 3 cyclists are together uh, and this much kilometer they cycle in a day, so when will they meet again? So साइकिलिस्ट है, उनको इस सरकमफेरेंस में साइकिल चलानी है 360 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में और वो इतने इतने किलोमीटर एक दिन में चलाते हैं। सो आपको पूछा गया है कि बताइए कितने दिन में वो मिलेंगे साइकिल पूरा अपना खत्म करके एरिया। तो 360 किलोमीटर चलानी है। पहला साइकिलिस्ट 48 चलाता है एक दिन में, तो वो 7.5 डेज में खत्म कर लेगा, दूसरा वाला 6 डेज में और तीसरा वाला 5 डेज में। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि वो कब अगेन मिलेंगे। तो अगेन मिलने के लिए आप क्या निकालेंगे? तीनों नंबर्स का आप निकालेंगे एचसीएफ। तो 7.5, 6 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? 30। सो दे विल मीट अगेन आफ्टर 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए पहले वाले में आपको पता ही है फॉर्मूला है, सेकंड वाले में एलसीएम कैसे निकालते हैं? सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर सारे नंबर प्राइम हो। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो कौन सा इसमें गलत है? फोर्थ वाला इसमें गलत है क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 4 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल, 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। Next question. The LCM of two numbers is 14 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 600. If one number is 280, find the other number. इस टाइप का क्वेश्चन भी इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको पूछा है, बोला है LCM इज इक्वल टू 14 टाइम्स HCF एंड LCM एंड HCF को जोड़ के आएगा 600। तो आप सॉल्व कीजिए, LCM की जगह HCF की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका HCF आ गया वहाँ से 40 और LCM आ गया आपका 560। और जब आपको एलसीएम एचसीएफ पता है और 2 नंबर में से एक नंबर पता है तो यू कैन ईजिली फाइंड द अदर नंबर। फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल, ये जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं फर्स्ट चैप्टर में से। जो आपके एलसीएम और एचसीएफ पे वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं।
In a school, the duration of a period in the junior section is 40 minutes and the senior section is 1 hour. If the first bell for each section rings at 9 a.m. and when will be the two bell rings together again? अगर एक स्कूल में जो पीरियड है, एक पीरियड 40 मिनट का है और सीनियर सेक्शन का 1 घंटे का है, यानी 60 मिनट का है। अगर पहली बेल 9 बजे लगी है तो दूसरी बेल अगेन एक साथ कब लगेगी? तो क्या करना है आपको, 40 मिनट और 60 मिनट दोनों का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो आप तो कितना आएगा? 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। तो यानी कि 2 घंटे बाद बेल दोबारा अगेन बजेगी। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे? 11 बज जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि गुलाब जामुन और रसगुल्ला प्रिपेयर करते हैं और उनको प्रिपेयर और पैक करते हैं, तो कितने पीसेस उन्हें पुट करने चाहिए कंटेनर में, ताकि जो नंबर ऑफ कंटेनर्स है उनको कम से कम लगे। उनको पीसेस पुट करने कंटेनर्स में, ताकि जो कंटेनर है सबसे कम रखने हैं, मतलब कम से कम कंटेनर्स रखने हैं। तो आपने दोनों नंबर्स का क्या निकाला? एचसीएफ, यानी 18 पीसेस। उसे हर कंटेनर में 18 पीसेस रखने पड़ेंगे। सो गुलाब जामुन के कितने कंटेनर हो जाएंगे? 22। और रसगुल्ले के कितने कंटेनर हो जाएंगे? 19 कंटेनर्स। ठीक है। और एक कंटेनर में कितने पीस रखेगा वो? 18 पीस। अगला क्वेश्चन। आकृति डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इन एन ऑर्फेनेज ऑन अ बर्थडे। द सप्लायर बॉट 2 मिल्क कंटेनर्स विच कंटेन्स दिस लीटर ऑफ मिल्क एंड मिल्क इज ट्रांसफर्ड। इसमें क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है आपसे 3 मार्क्स में, कि मिल्क है इतने इतने लीटर और 7 लीटर और 11 लीटर मिल्क जो है वो ट्रांसफर करने में वेस्ट हो गया। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है आपको ड्रम की। तो जो मिल्क वेस्ट हो गया उसको आप माइनस करेंगे। तो माइनस किया आपने, और उसके बाद जो आपके पास न्यू नंबर्स आए हैं उनका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। एलसीएफ एचसीएफ निकालेंगे दोनों नंबर्स का तो क्या आएगा? 17 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इस बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, हाफ ईयरली में पूछा गया, फाइनल में या मिड टर्म में ये आपका क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। थोड़ा सा नया है, वही है रैशनल इरेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। मेथड बिल्कुल ही सेम है, हर क्वेश्चन में मेथड सेम है कि आपको एक रैशनल नंबर के इक्वल पुट करना है, फिर उसको सॉल्व करके एक आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक इरेशनल नंबर होगा और राइट हैंड साइड में एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड में एक रैशनल नंबर है। सो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो दोनों ही केस में क्या होगा कि आपका जो यह है ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि n+1 और √n+1 और √n-1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा n का वैल्यू नहीं है जहाँ पे n+1 या फिर n-1 हम करें और उसको रूट करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल आ जाए। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए तो कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है n जिसके लिए ये वाला जो कौन सी चीज़ है ये रैशनल हो जाए। क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का है। √45 √20 और को आपने सॉल्व किया है। आपको पता है जिस नंबर के पेयर बन जाते हैं उन्हें रूट के बाहर निकाल लेते हैं, तो रूट के बाहर निकाल लिया यहाँ पे। फिर सॉल्व किया, 6√5 + 6√5 कितना हो जाएगा? 12√5 और नीचे 2√5। √5 से √5 कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा 6। सो आंसर विल बी अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन में ही पूछा है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कि आपका रैशनल आता है या इरेशनल, तो योर आंसर विल बी अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये भी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इरेशनल प्रूफ करना है, सेम मेथड है बिल्कुल, कि आपको पहले इसको एक रैशनल नंबर के इक्वल पुट करना है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके एक साइड आपका इरेशनल नंबर रहेगा, एक साइड आपका रैशनल नंबर रहेगा। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इस वजह से जो आपका ये है ये इरेशनल ही है √a_b। तो इससे आपका कॉन्ट्रडिक्शन आता है, इसी वजह से हमें पता चलता है कि जो √a + √b है वो भी क्या है? इरेशनल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में 2 मार्क में कितने ही मार्क्स में पूछा जाता है, और 21 दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे
1 मार्क में भी, 2 मार्क्स में भी। सो 12n कैन नॉट एन विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो क्या करना है आपको, 12 का आपको फैक्टर्स करना है, 2 × 2 × 3। लेकिन 0 से खत्म होने के लिए हमें सिर्फ 2 नहीं चाहिए, 5 भी चाहिए। तो इसके में 5 एज अ फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 और 3 है इसके फैक्टर्स। इसीलिए 12 की पावर n विल नेवर एंड विद 0 और 5। 12 की जगह कोई अदर नंबर, कोई भी नंबर दे देते हैं आपको, बस आपको उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करके अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो 0 से ख़त्म हो सकता है। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं तो वो 0 से कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आप जानते हैं कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकें, या फिर जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर हों। तो आपने इस केस में देखो यहाँ पे 3 × 7, ये आपका पहला डिजिट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका दूसरा डिजिट है। 3 × 7 दोनों में से कॉमन लो तो यहाँ पहले में बचेगा 1, 2 और 5, दूसरे में 1 बचेगा। सॉल्व करोगे तो ये आ गया 3 × 7 × 11, यानी 3, 7 और 11 तीनों क्या है, प्राइम्स हैं, यानी हमने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया। इसीलिए क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिवियल लग रहा है लेकिन ये एनसीईआरटी बुक में जैसे क्वेश्चन ही है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर गिवन। कि एक सेमिनार में इतने पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के। आपको पूछा गया है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए अगर हम सेम पार्टिसिपेंट्स को बिठाते हैं और सारे जो हैं सेम सब्जेक्ट के होते हैं, तो हमें कितने रूम्स में चाहिए उनको बिठाने के लिए। तो पहले आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एचसीएफ निकालिए, 12 निकाल लेंगे एचसीएफ। तीनों का जब एचसीएफ 12 आ गया और टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स को आपने प्लस कर दिया और 12 से डिवाइड कर दिया, यानी सारे पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए आपको कितने रूम्स की ज़रूरत है, आपको 12 रूम्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एचसीएफ और एलसीएम की, 12 की पावर n वाला क्वेश्चन, कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन और इरेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और हर बार यही पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से खूब सारी घर में, ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएँ और सारे बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर करके नेक्स्ट क्लास में आगे मूव करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस वीडियो से, और सब बच्चे इस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, और पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।